आज के मंचासीन मुख्य अतिथि आदरणीय शमीर कुमार महाशेठ, माननीय मंत्री उद्योग बिहार, आज के हमारे सीजीएम साहब मिस्टर हुदा, पावर ग्रिड, आज के जीएम एसबीआई मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता, इंदु मैम वाइस प्रेसिडेंट महिला उद्योग संघ, सुमन शेखर जी लघु उद्योग भारती, और बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के मनीष जी, मैडम उषा झा भी हैं हमारे बीच, डीजीएम एसबीआई भी हमारे बीच हैं, और तमाम प्रतिभागीगण और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु। जैसा कि अभी हमने माननीय मंत्री महोदय को सुना, जीएम एसबीआई के धारा प्रवाह तथ्य से पूर्ण वक्तव्य को हम लोगों ने सुना। हमारे बीच हुदा साहब ने जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की वो बहुत सराहनीय थी, और ये बोलने में गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि 100 करोड़ रुपया का परचेजिंग उन्होंने एमएसई से किया है, तो काबिल तारीफ है। इनके लिए क्लैपिंग तो होना चाहिए था। और माननीय मंत्री की जो दूरदृष्टि है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातें जो अभी पॉलिसीज को फ्रेम करने की बात इन्होंने कही है, ये इनके लिए हम सारे एमएसएमईज के लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी। और मुझे लगता है कि जो भारत सरकार की जो ये प्रणाली है, जिसमें 25% क्रय की अनिवार्यता, भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं और जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें मिनिमम 25% क्रय करने की जो अनिवार्यता है, हमारे माननीय मंत्री महोदय बिहार भी इस पॉलिसी को फ्रेम आउट करेंगे। इनकी बहुत चिंता और धन रुचि है और हमेशा से ये बोलते हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो 25% की भागीदारी एमएसईज की होनी चाहिए थी केंद्र सरकार के सारे निकायों में, मंत्रालय में, विभागों में, वो अचीव नहीं कर पाए हैं हम लोग। एक पर्टिकुलर सीपीएसयू अचीव किया है, बहुत खुशी की बात है, और कुछ और सीपीएस भी अचीव किए हैं, लेकिन बहुत सारे सीपीयूज नहीं अचीव कर पाए हैं। और उसमें भी 4% SC ST की भागीदारी, उसमें 3% महिला की भागीदारी, ये सब बिल्कुल अनटच्ड सा लगता है। तो ये जो पॉलिसी जितने आई कैचर्स हैं, इसको धरातल पर लाने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए इस तरह की जो हम लोग सेमिनार करते हैं, जिसमें संवाद के माध्यम से हम अपने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं। जानकारी ही बचाव है। अगर आपके पास जानकारी है कि मुझे ये सब चीज मेरा अधिकार है, तो फिर nobody can touch you to keep it away from your rights। तो ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अभी हमारा क्लास चल रहा था, तो एक प्रतिभागीगण ने बताया, वो बैठे हुए भी हैं पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एस्टेट के, कि वो बोल रहे थे कि भागीदारी हमारी एमएसईज की लोकल परचेजिंग में उतनी नहीं हो पाती है। बहुत सही बात है, क्योंकि अब देश में जैसा कि बताया ना, वन देश वन ग्रिड, उसी तरह से अंडर पैन इंडिया वन नेशन वन एमएसईज का पॉलिसी है। तो हमारे देश में कहीं भी कोई परचेजिंग अगर होता है सरकारी, तो एमएसईज को उसमें जो वरीयता दी जाती है वो पैन इंडिया में नेशनल लेवल पे दी जाती है, राष्ट्रीय स्तर पे दी जाती है। वहां पर क्षेत्रीयता की बात नहीं आती है। लेकिन फिर भी लोकल फॉर वोकल में इस टाइप के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी होता है। और मैं माननीय मंत्री के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूंगा बड़े गर्व के साथ कि मैंने अभी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, अपने मंत्रालय को, इसी पॉइंट पे। सम्राट झा जी हैं कि नहीं, पत्र हमने लिखा है केंद्र सरकार को, अपने मंत्रालय को, कि अगर कोई एमएसई जो लोकल प्रोड्यूसर है और वो L1 है, और या L1 है या दूसरे स्टेट के L1 आते हैं,
तो हमारे स्टेट के जो L1 है उनको वरीयता दी जाए, ये मैंने लिखा है और इसमें हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मैं पिछले मीटिंग में BIA के अध्यक्ष महोदय ने इस बात को उठाया और मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं लिखूंगा और मैंने लिखा है। लेट अस होप कि उसका एक आ जाए निर्णय कि नहीं भाई जो लोकल यूनिट है अगर L1 में है तो उनको वरीयता दी जाए पैन इंडिया के तहत। हो सकता है आ भी जाएगा, क्योंकि लोकल यूनिट को अगर हम देते हैं वरीयता तो उससे क्या होता है कि हमारी क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंट तो है ही, प्राइस में हम L1 हैं ही। उससे क्या होगा, जो परचेजर हैं उनको सामान लाने में जो इतना समय लगता है, टेस्ट कराने में जो इतना समय लगता है, डिलीवरी में इतना समय लगता है, वो समय बच जाता है और लोकल यूनिट को बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी बातें को हम लोगों ने उजागर किया है और इससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर एक नया अध्याय जुड़ जाएगा कि नहीं भाई अभी लोकल यूनिट को इस तरह की वरीयता दी जाएगी। अब मैं दूसरे परिपक्ष में बात करता हूं कि जैसा कि SBI साहब के GM महोदय ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे GDP का लगभग 30% MSMEs है। बात सही है। हम अपने एक्सपोर्ट का 40% विदेशी मुद्रा MSMEs से कमाते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं आपको इसमें जोड़ना यही चाहता हूं कि भारत का जो इस बार का बजट है उसमें हमने बताया आपको कि बताना चाहूँगा कि एक CGT MSE की स्कीम आती है जो बैंकों के द्वारा संचालित होती है। बैंक के यहाँ कुछ पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, जिसमें कहा जाता है कि 2 करोड़ रुपए तक का कवर, गारंटी कवर CGT MSE करती है। और उसमें इस बजट में ये जानकर आप लोग को बहुत खुशी होगी कि 2 लाख करोड़ रुपए का बजट गारंटी का प्रावधान किया गया है CGT MSE के, और 7,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट CGT MSE को दिया गया है। तो 7,000 करोड़ रुपया सीधे बैंक कवर करेगी अंडर CGT MSE और 2 लाख रुपए की गारंटी थ्रू CGT MSE कवर करेगी। तो ये बहुत बड़ा चंक है जो बजट में MSMEs को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दूसरी बात कि भारत अभी अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पे है। $3.175 ट्रिलियन का हमारा GDP है, जिसको अभी हम लोग 5वें स्थान पर हैं और अब हम उसको 3रे स्थान पर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझिए कि जहां हमारा 30% का योगदान पूरे GDP में है, तो हम 3रे में चले जाएंगे तो कितना बड़ा हम छलांग लगाएंगे MSMEs। तो इस बात के लिए हम लोग को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम लोग MSME के अभिन्न अंग हैं, जो कि अर्थव्यवस्था को, सामाजिक संरचना को, देश में बेरोजगारी को दूर करने की अहम भूमिका निभाते हैं। और सर्वविदित है कि MSME की जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी वर्दी होते हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ, क्वालिटी वर्दी क्यों होते हैं। क्योंकि अगर नॉन MSMEs, लार्ज स्केल जो MSMEs होते हैं वो नॉन MSMEs होते हैं, वो क्या करते हैं कि मशीन से प्रोडक्ट को बनाते हैं। मशीन का इंटरवेंशन उनका 100% होता है, जबकि MSME में मशीन का इंटरवेंशन थोड़ा कम होता है। तो हमारी कारीगरी उसमें पिरोई जाती है। तो इसलिए जब कारीगरी, ह्यूमन इंटरवेंशन उस प्रोडक्ट में बढ़ जाता है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सोचने में कि भाई ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़ जाएगी, लेकिन ये बात सही है कि परफेक्शन जहां मशीन का काम है वहां मशीन करेगा, लेकिन आउटलुक में जहां ह्यूमन इंटरवेंशन है वहां भी आप मशीन दे देंगे तो ह्यूमन इंटरवेंशन का वो परफेक्शन वो मशीन नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हमारा परफेक्शन ओवरऑल, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है तो हमारा परफेक्शन बढ़ जाता है। साथ ही हम लोग एम्प्लॉयमेंट का पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देते हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया कि लगभग 270 एयरबस और बोइंग विमान भारत में भारत में आयात किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है आज तक। अब आप समझ लीजिए कि जब ये चीजें भारत में आ जाएंगी, 270 एयरबस और बोइंग विमान,
तो आज तो कल का ये न्यूज है कि 10 लाख अमेरिकन लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो नया बना के मेरे को भेजेंगे। लेकिन इसके रख रखाव में कितने एमएसएमईज को रोजगार मिलेगा, इसका आंकलन अभी तक नहीं हुआ। तो अगर हम आयात ही किए हैं तो विश्व में सबसे बड़े पटल पे किए हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था का द्योतक है, क्योंकि हमारा एयरवेज इतना ज्यादा वाइब्रेंट है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि सामान्य पब्लिक भी जो स्लीपर पहनता है, जो चप्पल पहनता है, वो भी वायुयान से यात्रा करता है। तो इसको समझा गया, इसको देखा गया, और उसके बाद ये सारे बड़े बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें आने वाले भविष्य में न सिर्फ हमारे यात्रीगण जो इससे लाभान्वित होंगे, बल्कि एमएसएमईज को इसमें बहुत ज्यादा भविष्य नजर आएगा। कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री ने 2020 में चैंपियन पोर्टल का उद्घाटन किया था, और नाम से ही पता चलता है कि ये चैंपियन पोर्टल, इसमें मैं कहता हूं बड़े दावे के साथ, अदब के साथ, गर्व के साथ कि इसमें किसी भी एमएसएमईज को किसी तरह की परेशानी आती हो, क्योंकि इस चैंपियन पोर्टल का दायरा बृहद है, स्काई इज द लिमिट। तो इसका जग में सारे केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग आते हैं, सारे राज्य सरकार आते हैं, और इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। अगर एमएसएमई से किसी प्रोडक्ट को राज्य सरकार के किसी विभाग ने, केंद्र सरकार के किसी विभाग ने, या प्राइवेट सेक्टर के कोई संस्थान ने परचेज किया है, और उस परचेज करने के बाद उसको रीपेमेंट में अगर एमएसएमईज को दिक्कत आ रही है, परचेज करने के बाद अगर वो बोलते हैं क्वालिटी आपकी विशिष्टता से परे है, तो उस तरह के एमएसएमईज का सुनवाई उस चैंपियन पोर्टल पे होता है। और जब वो हमें लिख के देते हैं कि इस तरह की परेशानी है, तो जो क्रेता होते हैं उससे सीधे हम स्पष्टीकरण पूछते हैं कि भाई बताइए इस तरह की बात क्यों है, जो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया तो आप इसका पेमेंट में, क्वालिटी में, डिलीवरी में, डिले में, इस सब की बात क्यों उठा रहे हैं, तथ्यहीन बात क्यों उठा रहे हैं। तो उसकी बात को सुनी जाती है, और बहुत से लोगों का हम लोगों ने पेमेंट कराया है। तो ये सब संबल है, एमएसएमईज के लिए संबल है जो केंद्र सरकार देती है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो हमारे 2 दिन के प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि हम लोग किस किस तरह का फैसिलिटी, किस किस तरह की सुविधा एमएसएमई को देते हैं। और आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि हम लोग विदेश भी भेजते हैं एमएसएमईज को, हम प्रति मैदान दिल्ली भेजते हैं एमएसएमईज को। अब हमारे यहाँ हम अपना टेस्टिंग सेंटर लगाने जा रहे हैं अपने कार्यालय में, जैसा कि बताएं हमारे ग्रुप के प्रवक्ता ने, टेस्टिंग सेंटर में लगाएगा। बहुत जल्दी हमारा केमिकल का टेस्टिंग लैब बन जाएगा, फिर हमारा फूड प्रोसेसिंग का टेस्टिंग लैब बन रहा है, फिर हमारे लेदर के टेस्टिंग लैब बन रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे एमएसएमई को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसमें हम NABL एक्रीडेटेड क्वालिटी प्रोडक्ट उनको देंगे, जिससे क्या होगा कि उनको BIS लेने में काफी सुविधा होगी। तो ये सुविधाओं को हम लोग देने जा रहे हैं। साथ ही मैं और भी एक बात बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री उद्योग ने हमारे मंत्री महोदय को पत्र लिखा था कि भागलपुर में एक कार्यालय खुलना चाहिए, तो हमारे माननीय मंत्री ने इनका अनुमति दे दिया, और हमने टेंडर भी निकाल दिया है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी कि हम वहाँ पर एक कार्यालय खोलेंगे, क्योंकि पिछले टेंडर कोई आ नहीं पाया था, लेकिन फिर से हमने भी टेंडर किया है। तो जो भागलपुर में मेरा कार्यालय खुलेगा वो शाखा होगा, ब्रांच होगा अंडर एमएसएमई DFO पटना, जो कि पूरे उधर नॉर्दर्न पार्ट को कैटर करेगा, जैसे अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, कटिहार हो गया, उसको ये कैटर करेगा, क्योंकि वहाँ के जमीन इस एरिया में पटना में आने में उनको काफी दिक्कत होती है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है, जिसका अंजाम है कि वो आज हमें संकल्प है कि वो कार्यालय हमारे बीच में कुछ दिन के बीच में स्थापित हो जाएगा। तो और सारी बातों की जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। माननीय मंत्री महोदय आए हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। GM साहब आए हैं, इनकी भावनाओं को हमने देखा समझा। हमारे बीच दुआ साहब हैं जो कि पूरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट किए हुए हैं। उद्योग संघ के पदाधिकारीगण हैं,
और प्रतिभागी करने एक बार फिर से मैं आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन तक हम लोग इंटरैक्टिव रहेंगे और आने वाले 2 दिनों में हम लोग कुछ सीखेंगे और फिर जो सीखने से हमें मिलेगा उस पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।